पॉसिबल स्टीवन कोटलर द्वारा। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जहां इतनी स्पष्टता, इतना गहरा फोकस हो कि आसपास की दुनिया बस गायब हो जाए? ऐसा पल जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं, जहां समय मुड़ता लगता है और आप ऐसे स्तर पर काम करते हैं जो आपने कभी संभव नहीं समझा था। स्टीवन कोटलर के लिए वह पल उनकी जिंदगी का रक्षक बना। अपने 30 के शुरुआती दशक में कोटलर अपने ही शरीर में कैद थे। वे लाइम बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे थे और 3 लंबे सालों तक वे ज्यादातर बिस्तर पर ही रहे। इससे साधारण काम जैसे कमरे में चलना भी एक बड़ा संघर्ष था। उनका दिमाग, जो कभी तेज था, अब एक गहरे कोहरे में खो गया था। याददाश्त चली गई थी, एकाग्रता असंभव थी और एक गहरा अवसाद छा गया था कि अपने शब्दों में वे सब कुछ खत्म करने से बस कुछ कदम दूर थे। अब एक दोस्त ने, जो ना सुन नहीं चाहता था, उन्हें खींच कर सर्फिंग के लिए ले गया। यह एक बेतुका विचार था। मुश्किल से खड़े हो पाते थे, लहर पर सवारी करना तो दूर की बात थी, लेकिन वह फिर भी चला गया, मन में सोचता, मैं कल भी खुद को मार सकता हूं। उसने कोमल लहरों में पैडल चलाया और जो हुआ वह एक चमत्कार से कम नहीं था। से ही उसने एक छोटी लहर पकड़ी, कुछ बदल गया। मैं धीमा हो गया का अपना अस्तित्व। वह बीमार, थका हुआ, टूटा हुआ इंसान पूरी तरह गायब हो गया। उसने समुद्र से, ब्रह्मांड से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया और सालों में पहली बार दर्द गायब हो गया था। उसका दिमाग साफ था, दिशा महसूस कर रहा था। एक लहर दूसरी वास्तविकता की झलक थी। यह चेतना की ऐसी गहरी, इतनी परिवर्तनकारी अवस्था थी कि इसने उसे इसे समझने के लिए आजीवन खोज पर लगा दिया। उस समय वह नहीं जानता था, लेकिन वह एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया था जिसे वैज्ञानिक फ्लो कहते हैं, और वह सोचने लगा कि क्या यह स्थिति उसे टूटे इंसान से सामान्य बना सकती है? यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है? क्या यह उन्हें सुपरमैन बना सकता है? यह सवाल स्टीवन कोटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का मूल है। यह सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में एक किताब नहीं है। तार्किक मानकों और अनुचित सपनों वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक व्यावहारिक गाइड है। यह एक ऐसी किताब है जो एक बड़ा वादा करती है कि असंभव को करना जादू नहीं है। यह एक फॉर्मूला है जो मिथक में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के जीव विज्ञान में निहित है। उस फॉर्मूले को समझने वाले हैं। 4 महत्वपूर्ण कौशलों का पता लगाएंगे जिन्हें सीखकर आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो कब असंभव लगता था। हमारी यात्रा के अंत तक आप समझेंगे कि अपने जीव विज्ञान को अपने पक्ष में कैसे काम कराना है और पास असंभव के अपने संस्करण से निपटने के लिए एक रोड मैप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक सारांश। असंभव की यात्रा अक्सर एक साधारण अवलोकन, जिज्ञासा की चिंगारी से शुरू होती है। स्टीवन कोटलर के लिए यह तब शुरू हुआ जब वह मात्र 9 साल का था और अपने 7 साल के भाई को जादू करते देख रहा था। उसके भाई ने एक छोटी लाल स्पंज गेंद अपनी मुट्ठी में रखी, मां से उस पर फूंकने को कहा, और जब उसने हाथ खोला तो गेंद गायब थी। बच्चे के लिए यह हैरान करने वाला था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी वो एहसास जो बाद में हुआ। उसका छोटा भाई जादूगर नहीं था, वह यह बात पक्के तौर पर जानता था। तो अगर वो चाल जादू नहीं थी तो वह कुछ और होना चाहिए, कोई कौशल, कोई प्रक्रिया, कोई सूत्र। ये एक बात असंभव का एक सूत्र होता है, कोटलर के जीवन की प्रेरक शक्ति बन गया। उन्होंने अपनी युवावस्था जादू सीखने में बिताई, यह जानते हुए कि हर चमत्कारी चाल के पीछे एक तार्किक व्याख्या होती है। बाद में एक पत्रकार के रूप में उन्होंने एक्शन और साहसिक खेलों को कवर करते हुए यही पैटर्न देखा। उन्होंने स्कीयर, सर्फर और स्नोबोर्डर्स को देखा, जिनमें से कई मुश्किल पृष्ठभूमि से थे, बिना किसी फायदे के, जो मानव क्षमता की सीमाओं को बदल रहे थे, काम कर रहे थे जिन्हें कुछ महीने पहले तक शारीरिक रूप से असंभव माना जाता था। भी जादूगर नहीं थे, उन्होंने बस सूत्र खोज लिया था। कोटलर ने दशकों तक हर संभव क्षेत्र में इस सूत्र की खोज की, तकनीक और व्यापार से लेकर कला और विज्ञान तक, और उन्होंने पाया कि जब भी असंभव संभव होता है तो इसीलिए क्योंकि कुछ विशेष कौशलों का कुशलता से उपयोग किया गया है। ये कौशल हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन के स्तंभ, प्रेरणा, सीखना, रचनात्मकता और प्रवाह। रॉकेट बनाने जैसा समझें। आप बस फ्यूज जलाकर अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते।
आपको सही ईंधन, मार्गदर्शन प्रणाली, समस्याओं पर नवाचार और उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली इंजन चाहिए। समीकरण का पहला और सबसे मूल हिस्सा है प्रेरणा। आपकी यात्रा का ईंधन है। पर जब हम प्रेरणा के बारे में सोचते हैं तो हम इच्छा शक्ति या दृढ़ता की बात करते हैं, कठिनाई में भी आगे बढ़ने का साहस। कोटलर कहते हैं कि यह गलत शुरुआत है। सिर्फ दृढ़ता पर निर्भर रहना कार को धक्का देकर चलाने जैसा है। यह थकाऊ है और आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। के बजाय रहस्य है अपने मस्तिष्क के प्राकृतिक ईंधन, हमारे आंतरिक प्रेरकों का उपयोग करना। जिज्ञासा, जुनून और उद्देश्य की भावना जैसी शक्तिशाली भावनात्मक ताकतें, ये संरेखित होते हैं तो कड़ी मेहनत काम जैसी नहीं बल्कि खेल जैसी लगती है। ही कोटलर पैशन रेसिपी कहते हैं। जिज्ञासा से शुरू होता है। एक सच्चे जुन की ताश में न जाए, यह बहुत दबाव है। बस उन 25 चीजों की सूची बनाएं जिनमें आपकी रुचि है। इतिहास जैसे बड़े विषय नहीं बल्कि विशिष्ट चीजें, जैसे प्राचीन वाइकिंग्स की जहाज निर्माण तकनीक या मधुमक्खियों का नृत्य द्वारा संवाद। आप प्रतिच्छेदन बिंदु खोजें। 2, 3 या 4 जिज्ञासाएं कहां एक दूसरे से मिलती हैं। शायद आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्राचीन दर्शन और कहानी कहने में रुचि रखते हैं। प्रतिवेदन यह हो सकता है कि स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक कहानियां बनाने के लिए एआई का उपयोग कैसे किया जाए। जब आप इन चौराहों को ढूंढते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है, विचारों को आपस में जोड़ने लगता है। और हर बार जब यह पैटर्न पहचानता है तो आपको डोपामाइन की छोटी सी मात्रा देता है, एक न्यूरोकेमिकल जो अच्छा महसूस कराता है, ध्यान केंद्रित करता है और आपको और चाहिए ऐसा लगता है। जुनून की न्यूरोबायोलॉजिकल शुरुआत है। बिजली गिरने जैसा नहीं है बल्कि एक धीमी आग है जिसे आप खुद विकसित करते हैं। और जब आप इन चौराहों को पा लेते हैं तो आप उनमें खेलते हैं। रोज 20-30 मिनट बस खोजबीन में बिताएं, लेख पढ़ें, वीडियो देखें, पॉडकास्ट सुनें। विशेषज्ञ बनने का कोई दबाव नहीं है, बस अपनी जिज्ञासा को खिला रहे हैं। ऐसा करते हुए आप स्वाभाविक रूप से अपने खुद के विचार और राय विकसित करने लगेंगे। अगले कदम की ओर ले जाता है सार्वजनिक होना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको टेड टॉक देना है। इसका मतलब है अपने विचारों को दूसरों से साझा करना, दोस्तों, परिवार या कॉफी शॉप में अजनबियों से भी। कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो आपका दिमाग अधिक डोपामाइन छोड़ता है, साथ ही ऑक्सीटोसिन भी, जो सामाजिक बंधन का रसायन है। सामाजिक प्रोत्साहन बेहद प्रेरणादायक होता है। पुष्टि करता है कि आप सही राह पर हैं और आपकी सीखने की इच्छा को बढ़ावा देता है। लेकिन जुनून अपनी सारी ताकत के बावजूद एक स्वार्थी खोज हो सकती है। बेहतरीन प्रदर्शन पाने के लिए आपको अपने जुनून को अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ना होगा। यही अंतिम और सबसे शक्तिशाली तत्व है, उद्देश्य। आप जुनून को उद्देश्य में बदलते हैं पूछकर, मैं दुनिया की किस बड़ी समस्या का समाधान देखना चाहता हूं। ऐसी समस्याओं की सूची बनाएं जो आपको परेशान करती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी या शिक्षा तक पहुंच की कमी। फिर वह बिंदु खोजें जहां आपका व्यक्तिगत जुनून इन सामूहिक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। शायद मधुमक्खी पालन और सामुदायिक बागवानी का आपका शौक आपके शहर में खाद्य असुरक्षा को हल करने का एक उद्देश्यपूर्ण मिशन बन सकता है। कोटलर एक बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी उद्देश्य या एमटीपी कहते हैं। एमटीपी एक विशाल, महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो आपके जीवन का मार्गदर्शक सितारा बनता है। यह एक गहरा कारण देता है जो आपको हर मुश्किल से पार करवाता है। इस प्रेरणा की नींव के साथ आपको 2 और प्रेरक तत्व जोड़ने होंगे, स्वायत्तता और निपुणता। स्वायत्तता अपने उद्देश्य को अपने तरीके से पूरा करने की आजादी है। अपने जहाज के कप्तान बनने की इच्छा है। निपुणता उस जहाज को कुशलता से चलाने के कौशल में बेहतर होने की चाह है। हम जैविक रूप से प्रोग्राम्ड हैं। छोटी जीत, हर छोटा सुधार हमें डोपामाइन का हिट देता है, जिससे प्रेरणा का ऐसा चक्र बनता है जिसे हम गति के रूप में अनुभव करते हैं। प्रेरणा का पूरा फ्रेमवर्क ऐसा है, आप अपनी जिज्ञासा को जुनून में बदलते हैं, इसे उद्देश्य से जोड़ते हैं, उस उद्देश्य को पाने की स्वतंत्रता मांगते हैं और फिर आवश्यक कौशलों में महारत हासिल करते हैं। जब ये 5 आंतरिक प्रेरक एक साथ काम करते हैं तो आप एक शक्तिशाली इंजन बनाते हैं जो आपको सिर्फ दृढ़ता से कहीं अधिक आसानी से आगे बढ़ाता है। लेकिन प्रेरणा तो बस शुरुआत है। संभव की राह लंबी है और ऐसी चुनौतियों से भरी है जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
से पार करने के लिए आपको दूसरे स्तंभ की जरूरत है, सीखना। असाधारण हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञ बनना होगा। इन जानकारी से भरी इस दुनिया में आप प्रभावी ढंग से कैसे सीखें? कोटलर कुछ भी सीखने के लिए 5 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं। यह एक सरल, लगभग उल्टा लगने वाले नियम से शुरू होता है। खुद को बेवकूफ महसूस करने की इजाजत दें। कुछ नया सीखना निराशाजनक होता है, होना ही चाहिए। वह निराशा दरअसल संकेत है कि आपका दिमाग नॉरेपिनेफ्रिन बना रहा है, एक रसायन जो सीखने के लिए मस्तिष्क को तैयार करता है। तो पहला कदम है अपने चुने विषय पर 5 किताबें पढ़ना। पहली किताब सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब होनी चाहिए। यह मकसद सिर्फ उस क्षेत्र की भाषा से परिचित होना और उत्साहित होना है। दूसरी किताब भी लोकप्रिय हो, पर आपकी रुचि के क्षेत्र से थोड़ी विशेष हो। तीसरी किताब आपकी पहली अर्ध तकनीकी किताब है। यह अभी भी पढ़ने योग्य है, पर यह विवरणों में गहराई से उतरती है। चौथी किताब एक कठिन किताब है, जैसी क्षेत्र के असली विशेषज्ञ पढ़ते हैं। पांचवी किताब विषय के भविष्य के बारे में है। अग्रिम सोच कहाँ है? आप ये 5 किताबें पढ़ते हैं तो आप सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप बस 3 चीजों पर नोट्स ले रहे हैं: विषय का ऐतिहासिक वृत्तांत, मुख्य शब्दावली और कोई भी बात जो आपको सचमुच उत्साहित करे या आपके मन में सवाल जगाए। 5 किताबें पढ़ने के बाद दूसरा कदम है अनजान बनना। एक क्षेत्र के विशेषज्ञों को खोजें और उनसे वे सवाल पूछें जो अभी भी आपके मन में है। ज्यादा जानने का दिखावा मत करें। आपका लक्ष्य सीखना है और इसका सबसे तेज तरीका है विनम्र और जिज्ञासु बनना। तीसरा कदम है खालीपन की खोज करना। जैसे जैसे आप विशेषज्ञों से बात करेंगे, आप उन सवालों को देखेंगे जो वे नहीं पूछ रहे। ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के बीच के खाली स्थान पर असली नवाचार होता है। अलग अलग क्षेत्रों के विचारों को जोड़ना शुरू करते हैं, ऐसे संबंध देखते हैं जो किसी और ने नहीं देखे। कदम है हमेशा अगला सवाल पूछना। ऐसे विशेषज्ञों को खोजें जो उनसे असहमत हों, जिनसे आप पहले बात कर चुके हैं। सही समझ आपके विश्वासों की पुष्टि से नहीं आती, यह आपके विश्वासों को पूरी तरह चुनौती देने और फिर सच्चाई को खोजने से आता है। अंत में 5वां चरण है कहानी को खोजना। यह जानने का एकमात्र तरीका कि आपने वाकई कुछ सीखा है, उसे किसी और को कहानी के रूप में समझाना है। पहले इसे ऐसे व्यक्ति को बताएं जो विषय के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर आप उनका ध्यान बनाए रख सकें और समझा सकें तो आप आधे रास्ते पर हैं। फिर इसे किसी विशेषज्ञ को बताएं। अगर उन्हें आपकी कहानी में कोई बड़ी खामी नहीं मिलती तो आपने अपनी समझ हासिल कर ली है। यह प्रक्रिया सिर्फ विषय सीखने के लिए नहीं है, यह कौशल हासिल करने के लिए भी है। यहाँ कोटलर टिम फेरिस के काम पर आधारित है, जो 80-20 नियम का उपयोग करते हैं। विचार यह है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आएंगे। गिटार बजाना जैसा नया कौशल सीखते समय एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश न करें। मुख्य तत्वों की पहचान करें, जैसे 4-5 कॉर्ड जो अधिकतर पॉप गानों में होते हैं, और पहले उन्हें मास्टर करें। आपको सबसे अधिक फायदा देता है और आपकी प्रगति को तेज करता है। अब प्रेरणा को सही करके और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाकर अब आप तीसरे स्तंभ पर ध्यान दे सकते हैं, रचनात्मकता। अगर प्रेरणा ईंधन है और सीखना नक्शा है, तो रचनात्मकता वह है जिससे आप दिशा तय करते हैं। आप असंभव का पीछा करते हैं तो कोई साफ रास्ता नहीं होता, आपको चलते चलते इसे खुद बनाना पड़ा है। लंबे समय तक हमने सोचा कि रचनात्मकता स्वर्ग से मिला कोई रहस्यमय उपहार है या यह सिर्फ दिमाग के दाहिने हिस्से तक सीमित है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि रचनात्मकता पूरे दिमाग की प्रक्रिया है। तब होता है जब 3 मुख्य न्यूरल नेटवर्क साथ मिलकर काम करते हैं: कार्यकारी ध्यान नेटवर्क, कल्पना नेटवर्क और प्रमुखता नेटवर्क। कार्यकारी ध्यान नेटवर्क को एक स्पॉटलाइट की तरह समझें। आपको किसी समस्या पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। कल्पना नेटवर्क, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क भी कहते हैं, दिवा स्वप्न देखने वाले मन जैसा है। यह तब सक्रिय होता है जब आप किसी खास चीज पर ध्यान नहीं दे रहे होते, और यह दूर दूर के विचारों को जोड़ने और संभावनाओं की कल्पना करने के लिए जिम्मेदार है। सेलियंस नेटवर्क स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। यह आपकी अंदरूनी और बाहरी दुनिया पर नजर रखता है और तय करता है कि किस पर ध्यान देना जरूरी है। यही आपके दिमाग को फोकस्ड अटेंशन और कल्पनाशील भटकाव के बीच स्विच करने देता है। ज्यादातर लोगों में अटेंशन नेटवर्क और इमेजिनेशन नेटवर्क विपरीत तरीके से काम करते हैं। जब चालू होता है तो दूसरा बंद हो जाता है। लेकिन बेहद क्रिएटिव लोग दोनों नेटवर्क को एक साथ एक्टिव रख सकते हैं, जिससे वे समस्या पर फोकस भी कर सकें और उसे सुलझाने के लिए अनोखे आइडियाज भी सोच सकें।
तो आप अपने दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव कैसे बनाएं? कोटलर 7 हैक्स बताते हैं। सबसे जरूरी है अपने मूड से दोस्ती करना। जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आपका दिमाग इमेजिनेशन नेटवर्क के कमजोर अनोखे सिग्नल्स के लिए ज्यादा खुला होता है। इसीलिए एक सिंपल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रेगुलर एक्सरसाइज या बस एक फनी वीडियो देखना भी आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को काफी बढ़ा सकता है। दूसरा हैक है बॉक्स के अंदर सोचना। अक्सर बॉक्स से बाहर सोचने कहा जाता है, लेकिन रचनात्मकता सीमाओं पर फलती फूलती है। खाली पन्ना लकवा मार देता है, पर अगर आप कुछ नियम बनाएं, जैसे सिर्फ 10 शब्दों से कहानी लिखना, तो दिमाग नए संबंध खोजने पर मजबूर होता है। तीसरा है जिसे कोटलर मैकगाइवर मेथड कहते हैं। जब आप किसी समस्या में फंसे हों तो उसे विस्तार से लिख लें, फिर हटाएं और कुछ हल्का काम करें जिसमें ज्यादा दिमागी मेहनत न लगना, जैसे टहलना, नहाना या बर्तन धोना। ये आपका सचेत मन आराम करता है और शक्तिशाली अवचेतन मन काम करने लगता है। जब आप बाद में समस्या पर लौटते हैं तो समाधान अक्सर अपने आप सामने आ जाता है। ये सभी स्तंभ, प्रेरणा, सीखना और रचनात्मकता जरूरी है, पर ये सब चौथे और अंतिम स्तंभ की ओर ले जाते हैं, प्रवाह। प्रवाह असंभव को संभव बनाने का अंतिम इंजन है। यह चेतना की वह आदर्श स्थिति है जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते और प्रदर्शन करते हैं। कोटलर इसे आंतरिक प्रेरणा का स्रोत कोट कहते हैं और विज्ञान भी इसका समर्थन करता है। फ्लो स्थिति में उत्पादकता 500% तक बढ़ सकती है, रचनात्मकता आसमान छूती है और सीखने की गति तेज हो जाती है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि यह महारत हासिल करने का समय आधा कर सकता है। के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है? हाइपोफ्रंटलिटी कहते हैं। क्षणिक का मतलब अस्थायी और हाइपोफ्रंटलिटी यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का शांत होना, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आत्मबोध, आंतरिक आलोचक और समय की धारणा के लिए जिम्मेदार है। के काम पर गहन ध्यान देने के लिए ऊर्जा बचाने हेतु मस्तिष्क इन गैर जरूरी कार्यों को बंद कर देता है। देह की वह परेशान करने वाली आवाज शांत हो जाती है, समय का बोध विकृत हो जाता है और अलग होने का एहसास मिट जाता है, क्योंकि आप गतिविधि में एकाकार हो जाते हैं। इसके साथ एक शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल मिश्रण भी मिलता है, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और एंडोर्फिन जैसे प्रदर्शन बढ़ाने वाले, अच्छा महसूस कराने वाले रसायन। परिणाम है सहज कार्य, गहरी एकाग्रता और गहन आनंद की अवस्था। लेकिन आप बस स्विच दबाकर फ्लो में नहीं जा सकते। आप सही परिस्थितियां बनानी होंगी। परिस्थितियों को फ्लो ट्रिगर कहते हैं। 26 ट्रिगर हैं, पर सभी आपका ध्यान वर्तमान क्षण में लाते हैं। इनमें से कई पर पहले ही चर्चा की है। आंतरिक प्रेरणा, ढांचा, जिज्ञासा, जुनून, उद्देश्य, स्वायत्तता और निपुणता सभी शक्तिशाली फ्लो ट्रिगर हैं। लक्ष्य और तत्काल फीडबैक अन्य ट्रिगर हैं। सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगरों में से एक है चुनौती कौशल संतुलन। तो उस सुहाने बिंदु पर होता है जहां कार्य आपकी क्षमताओं को खींचे पर इतना कठिन न हो कि चिंता पैदा करे। कुर के अनुसार जादुई संख्या आपके वर्तमान कौशल से लगभग 4% आगे है। खिंचाव चाहते हैं, खिंचाव है लेकिन टूटता नहीं। में यह समझना जरूरी है कि फ्लो एक अवस्था नहीं बल्कि 4 चरण का चक्र है। एक, संघर्ष। ये वह निराशाजनक शुरुआती चरण है जहां आप सीखते हैं और अपने दिमाग को जानकारी से भरते हैं। यह बुरा लगता है, पर यह जरूरी पहला कदम है। 2, विराम। यहां आप समस्या से दूर हटते हैं और अपने अवचेतन मन को काम करने देते हैं। आप टहलने जाते हैं, नहाते हैं। 3, फ्लो। अगर आपने पर्याप्त संघर्ष किया है और सही तरह से विराम लिया है तो अब आप फ्लो की स्थिति में आ सकते हैं। यह सर्वोत्तम भाव है। 4, रिकवरी। फ्लो एक ऊर्जा खर्च करने वाली अवस्था है। बाद में आपके दिमाग और शरीर को रिचार्ज होने और जो सीखा है उसे समेटने के लिए समय चाहिए। यहां सक्रिय रिकवरी जैसे स्ट्रेचिंग या माइंडफुलनेस और खासकर नींद बहुत जरूरी है। आप इनमें से किसी भी चरण को छोड़ नहीं सकते और प्रवाह में नहीं रह सकते, लेकिन इस चक्र को समझकर आप इसे कुशलता से नेविगेट कर सकते हैं, जोन में अपना समय बढ़ा सकते हैं और संघर्ष की निराशा को कम कर सकते हैं। यही तो है असंभव की कला। यह वीरता का कोई एक कार्य नहीं बल्कि दोहराने योग्य आदतों की एक प्रणाली है। यह ऐसे जीवन का निर्माण है जहां आपकी प्रेरणा आंतरिक हो, सीखना निरंतर हो, रचनात्मकता दैनिक अभ्यास हो और प्रवाह में आना आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए। एक्सप्राइज के संस्थापक पीटर डायमंडिस ने एक बार वह करने का निश्चय किया जिसे सब असंभव कहते थे, एक पूर्ण प्रयोज्य निजी अंतरिक्ष यान बनाना। यह एक विशाल कार्य लगता था, लेकिन करीब से देखें तो वास्तव में यह कैसा दिखता था।
यह जागने, कंप्यूटर पर काम करने, बातचीत करने, विमान में यात्रा करने, जिम जाने और इसे रोज दोहराने जैसा दिखता था। सब कोटलर हमें याद दिलाते हैं, हमेशा सिर्फ एक चेकलिस्ट होता है। आप आज अपनी चेकलिस्ट पर सब कुछ करते हैं, कल भी करते हैं और फिर दोहराते रहते हैं। और एक दिन आप देखते हैं कि आपने वो कर दिखाया जो सब, यहां तक कि आप भी कभी असंभव मानते थे। स्टीवन कोटलर की द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह मानव मस्तिष्क के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल है। इसका संदेश मुझे बहुत प्रभावित करता है, खासकर आपकी उम्र के लिए, जब आप कई संभावनाओं की दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि यह महानता को सुलभ बनाता है, प्रतिभा के विचार को आम बना देता है और दिखाता है कि असाधारण प्रदर्शन एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। यह एक क्रिया है, कोई लॉटरी टिकट नहीं। मेरे लिए सबसे गहरा सबक यह है कि हमारा जीव विज्ञान हमारी नियति नहीं है, यह हमारा टूल किट है। जब आप कुछ नया सीखने में संघर्ष करते हैं तो जो निराशा महसूस होती है वह छोड़ने का संकेत नहीं है, वह आपके दिमाग का सफलता के लिए तैयार होने का संकेत है। आप दिवा स्वप्न समय की बर्बादी नहीं है, यह आपका कल्पना नेटवर्क है जो रचनात्मक समाधान खोज रहा है। किसी छोटे कौशल में महारत हासिल करने से मिलने वाली संतुष्टि महज एक भावना नहीं है, यह एक डोपामाइन इनाम प्रणाली है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब प्रयास के पूरे अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करती है। यह आपको शरीर और दिमाग को आलोचक नहीं, मार्गदर्शक के रूप में सुनना सिखाती है। यह आप अजीब जिज्ञासाओं का पालन करने की अनुमति देती है, क्योंकि वहीं से जुनून शुरू होता है। यह बड़े सपने देखने को प्रोत्साहित करती है, कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसा उद्देश्य बनाने के लिए जो कठिन दिनों में भी आपको खींचे रखे। अगर मैं इस किताब से आपको एक सरल कार्य दे सकता हूं, तो वह यह होगा, अभी अपनी खुद की जिज्ञासा सूची बनाना शुरू करें। नोटबुक लें और 25 चीजें लिखें जिनके बारे में आप वाकई उत्सुक हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी या अजीब हों। ये कल तक अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के बारे में नहीं है, यह बस इंजन शुरू करने के बारे में है। यह उस शांत आंतरिक आवाज का सम्मान करने के बारे में है जो सोचती है, क्या हो अगर, क्योंकि कोटलर के अनुसार यही हर असंभव यात्रा का पहला कदम है। बाकी बस एक दिन में एक कदम का फॉर्मूला अपनाना है। यह था स्टीवन कोटलर की द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का सारांश। आज हमने मुख्य ढांचे को समझा है, पर मैं आपसे सच कहूं, सारांश सिर्फ एक नक्शा है। असली खजाना तब मिलता है जब आप खुद यात्रा करते हैं। असली जादू पढ़ने के शांत पलों में होता है, जब कोई कहानी या वाक्य आपसे ऐसे जुड़ता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह सारांश एक शुरुआती बिंदु है जो आपको तय करने में मदद करेगा कि यह किताब आपके समय के लायक है या नहीं। अगर आज कुछ भी आपके अंदर उत्साह जगा रहा है, तो मैं आपको इसकी एक प्रति लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे पढ़ना सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, एक अनुभव है जो सचमुच आपकी अपनी क्षमता को देखने का नजरिया बदल सकता है। और अगर आपको यह यात्रा मूल्यवान लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।